केस और अनिल देशमुख का अपडेट है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। शीना बोरा का किस्सा आपको याद होगा, मैंने सुनाया ऐसी कहानी में। शीना बोरा की मौत के बाद भी शीना बोरा कई दिनों तक जिंदा रही थी अपने मोबाइल के ज़रिए। उसका मोबाइल ऑन था, एक्टिव था, मैसेजेस आ रहे थे, कॉल भी हो रहे थे। और बाद में पता चला कि जब ये सारी चीज़ें एक्टिव थी तब तक तो शीना बोरा की मौत हो चुकी थी। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। राखी उर्फ राजेश्वरी श्रीवास्तव यूपी की रहने वाली, गोरखपुर के करीब, अपने पति मनीष के साथ 2018 जून में नेपाल घूमने के लिए जाती है। बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ एक पोखरा है। इत्तेफाक से मैं भी गया हूँ 2-3 बार, और वो काफ़ी अच्छा इलाका है, एक टूरिस्ट प्लेस है। तो राखी और मनीष राखी का दूसरा पति था। मनीष की शादी राखी से जब हुई, राखी उससे पहले शादी कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद उसने दूसरी शादी की मनीष। तो ये लोग 2018 में जून में नेपाल जाते हैं घूमने के लिए, बल्कि जून की 1 तारीख को ही पहुंचते हैं। 2 ही दिन बीतता है, 2-4 दिन का प्रोग्राम था। लेकिन 3 जून को अचानक राजेश्वरी उर्फ राखी मनीष से कहती है, क्योंकि मनीष को लौटना था, इनका प्लान था, पर वो कहती कि मैं अभी नहीं लौटूंगी, मैं यहाँ रुकूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारा काम है, तुम लौट जाओ, मैं बाद में आऊँगी। पढ़ी लिखी राखी अकेले भी कई बार ट्रैवल की है, मनीष को इसमें कुछ लगा नहीं। फिर उसने कहा चलो, उसकी बीवी कह रही है, थोड़ा यहाँ खुश है, रहने दो। तो 3 जून को मनीष पोखरा से वापस हिंदुस्तान लौट आता है, राखी वहीं रह जाती है। 3 को आने के बाद वो फ़ोन करता, बात होती है। 4 जून को बात होती है, 5 जून को बात होती है। 5 जून के बाद राखी फ़ोन उठाना बंद कर देती है। लेकिन राखी का व्हाट्सअप चालू है, राखी के मोबाइल ऑन है, घंटी भी जाती है, व्हाट्सअप पे उसका ऑनलाइन भी दिखता है, लेकिन ना वो ऑनलाइन रिप्लाई कर रही है और ना ही कॉल का जवाब दे रही है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अच्छा, इससे पहले भी मनीष और राखी के बीच में ऐसा कई बार हो चुका था, जब दोनों लंबे लंबे टाइम तक बातें नहीं करते थे। पर यहाँ 20 दिन गुजर गए। 24 जून की तारीख आ जाती है, राखी कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन अब भी उसका मोबाइल ऑन है, अब भी उसका स्टेटस ऑनलाइन दिखाता है व्हाट्सएप पे, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है। लेकिन 20 दिन एक लंबा अरसा होता है और अपनी पत्नी से बात नहीं कर पा रहा मनीष, तो उसे शक होता है। और आखिरकार 20 दिन के बाद ये बात पहली बार वो अपने ससुराल वालों को, अपने साले को बताता है, और कहता है कि राखी जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठा रही है, राखी उससे बात नहीं कर रही है, और समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। अब जब घर वाले को राखी को पता चलता है तो उन्हें चिंता होती है। राखी का भाई भी मोबाइल पे ट्राई करता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। और इस तरीके से जुलाई का महीना आ जाता है। अब राखी को लगभग फ़ोन ना उठाए और बात ना किए 1 महीना बीत गया। आखिरकार भाई राखी का थक हार कर 4 जुलाई को पुलिस में एक रिपोर्ट लिखाता है अपनी बहन की गुमशुदगी और मिसिंग की, बल्कि साथ में ये भी लिखाता है कि उसे शक है कि उसकी बहन को किडनैप कर लिया गया। और वो इल्ज़ाम किसी और पे नहीं लगाता, बल्कि अपने बहनोई पे, यानी कि मनीष पे लगाता है, यानी कि राखी के हस्बैंड पर, दूसरे पति पर। अब ये बात जब मनीष को पता चलती है तो वो और परेशान हो जाता है, क्योंकि एक वो अपनी बीवी को उसके कहने पे छोड़ कर आया था। बीवी ने कहा था कि वो वापस आ जाएगी, आ नहीं रही, उल्टे फ़ोन भी नहीं उठा रही है, मैसेज की भी रिप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन एक्टिव है फ़ोन पर वो। तो अब मनीष को कुछ समझ में नहीं आया, पर मनीष के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस ने मनीष को उठाया, मनीष से पूछताछ की, उसने सारी कहानी बताई। पुलिस को भी पूछताछ में लगा कि मनीष को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये मामला फिर पता चल नहीं रहा है, तो यूपी एसटीएफ के पास पहुंच गए राखी के भाई। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे उसकी बहन गायब है और 1 महीना से ज़्यादा हो गया और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। अब एसटीएफ ने पूछताछ, छानबीन शुरू की, लेकिन 5-6 महीने गुजर गए, एसटीएफ को कोई कामयाबी नहीं मिली। जांच चलती रही। इस दौरान में करीब 7वां महीना आ गया राखी के गायब हुए, और इन 7 महीने में राखी का मोबाइल बंद नहीं हुआ, ना उसका व्हाट्सएप बंद हुआ। अब ये एक अजीब बात थी। हालांकि बात दूसरे देश की थी, क्योंकि नेपाल में राखी गई थी और वहीं से गायब हुई थी। तो आखिरकार फिर एसटीएफ ने फैसला किया कि इस मामले की पूरी जांच नेपाल से की जाए। नेपाल पुलिस से मदद मांगी गई। राखी की तस्वीरें, और ये पहले भी भेजी गई थी, लेकिन उधर से भी
यूं ही घुमाने फिराने वाला जवाब आ गया। लेकिन इधर फैमिली का दबाव बढ़ रहा था। एसटीएफ को भी लगा कि अब 6-7 महीने हो गए हैं और सब कुछ है, मोबाइल ऑन है, व्हाट्सएप पे भी है, लेकिन वो खुद गायब है, तो क्या माजरा हो सकता है। आखिरकार एसटीएफ की टीम पोखरा जाने का फैसला करती है। उसके बाद पोखरा जाती है, जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में एक चीज़ अचानक पता चलती है कि 8 जून को पोखरा में एक महिला की लाश मिली थी। उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन फोटोग्राफ्स पुलिस ने रखे हुए थे। जब उस फोटो को देखा गया तो वो फोटो राखी से मैच कर गया। पता चला कि वो लाश राखी की ही थी। अब एसटीएफ का दिमाग चकराया कि राखी का मोबाइल ऑन है, वो बात कर रही है, व्हाट्सएप कर रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन पोखरा पुलिस के हिसाब से उसकी मौत तो 8 जून को ही हो चुकी है। तो पिछले 7 महीने से उसके मोबाइल पे ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? लेकिन वो बात सबसे कर रही है सिवाय अपने पति के और अपने घर वालों के। अब इसके बाद एसटीएफ राखी के मोबाइल के पूरे डिटेल निकालती है, सीडीआर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ कब कब 3 जून के बाद से उसका लोकेशन था। तो 8 जून को जिस दिन लाश मिली थी नेपाल पुलिस को, वो पोखरा में ही लोकेशन दिखाई दिया। इसके बाद बीच में फिर ऐसा आया कि इंडिया के अलग अलग जगहों पे उसका लोकेशन दिखने लगा। अब पुलिस ने ये सारी चीज़ें तफ्तीश जारी रही, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लोकेशन अलग अलग सब कुछ। इसी दौरान तफ्तीश के बाद पुलिस को एक नई कहानी पता चली। पता चला कि जो राखी थी, मनीष के साथ इसकी दूसरी शादी थी, लेकिन ये कुछ लोगों को ही पता था। पहली शादी किसके साथ थी, उसका पति कौन था, ये किसी को नहीं मालूम था। अब ये बड़ी अजीब बात थी। घर वालों ने भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम है और ये बात खटक रही थी। इसी दौरान में, तफ्तीश के दौरान, पोखरा पुलिस से पूछताछ में पता चला कि ये फैक्ट है कि 3 जून को राखी का पति मनीष उसे अकेला छोड़कर हिंदुस्तान लौटाया, क्योंकि राखी ने ऐसा कहा था। लेकिन उसके बाद भी राखी के साथ एक और शख्स था और वो भी इंडियन था, और वो तब आया जब मनीष हिंदुस्तान लौट आया। अब पुलिस ने उसके बारे में तफ्तीश शुरू की कि वो शख्स कौन था। इन तफ्तीश के दौरान में पुलिस को एक और नई कहानी पता चली। पता चला कि राखी दूसरी शादी करने से पहले एक डॉक्टर के साथ उसका लव अफेयर था। हालांकि वो डॉक्टर शादीशुदा था। तो गहराई में जाने के बाद पता चला कि बाद में उस डॉक्टर ने राखी के साथ एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली थी। शादीशुदा होते हुए उसने दूसरी शादी की और करीब 3 साल तक उनका रिश्ता रहा। 3 साल के बाद डॉक्टर ने राखी को छोड़ दिया, और ये सारी चीज़ें इसलिए पता चली कि राखी के कुछ पुराने डिटेल निकाले गए। तो पता चला कि उसने एक पुलिस स्टेशन में उस डॉक्टर के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। बाद में वो केस वापस ले लिया, और वो डॉक्टर वही था जिससे शादी हुई थी। एक और उसने केस दर्ज कराया जिसमें मारपीट और ब्लैकमेलिंग का, वो भी केस वापस ले लिया। तो जब इस केस के बारे में और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था पता किया गया, तो पता चला उसका नाम डॉक्टर डीपी सिंह है और वो एक बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, और उसी के साथ उसने गुप्त शादी भी की थी। अब उन डॉक्टर साहब के मोबाइल के सीडीआर पुलिस ने निकाले, एसटीएफ ने। तो पता चला कि 5 जून से 8 जून तक डॉक्टर साहब का लोकेशन पोखरा था, नेपाल। अब ये काफ़ी था इस्टेब्लिश करने के लिए, और 8 जून को लाश मिली थी और डॉक्टर साहब 9 जून को वापस इंडिया आ गए थे। इसके बाद पुलिस ने इस सीडीआर के आधार पर डॉक्टर की घेरेबंदी शुरू की और डॉक्टर साहब को उठा लिया। हालांकि नामी डॉक्टर थे, शहर के जाने माने एक बड़े अस्पताल के मालिक। उठाने के बाद अब उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ की गई तो डॉक्टर साहब खुले नहीं, लेकिन इसी दौरान पता चला कि उनके हॉस्पिटल के 2 और मुलाजिम का भी लोकेशन काठमांडू, नेपाल और पोखरा था, इसी डेट के दौरान जब लाश मिली थी और जब राखी वहाँ थी। उन दोनों को पुलिस ने उठाया और उन्हें थोड़ा अपने तरीके से पूछताछ की। वो दोनों जल्दी टूट गए और उन्होंने सारी कहानी उगल दी। इसके बाद पुलिस डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन दोनों का बयान बताया तो डॉक्टर साहब भी टूट गए। और फिर जो कहानी सामने आई वो ये थी कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी से 2011 में शादी की थी, क्योंकि वो उससे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे।
लेकिन मजबूरी ये थी कि डॉक्टर पहले से शादीशुदा था, पर वो इस शादी को छुपा कर रखना चाहता था। कुछ दिन तक तो राखी मान गई, लेकिन 2014 3 साल बाद राखी अब दबाव डालने लगी कि वो उसे मान्यता दे, पब्लिकली अपने साथ रखे। डॉक्टर ऐसा कर नहीं सक रहा था, तो आखिरकार 2014 में लड़ाई झगड़ा हुआ और दोनों अलग हो गए। 2014 में जब अलग हो गए, उसके बाद राखी ने 2016 में मनीष नाम के एक और शख्स से, जो बिहार का रहने वाला था, उससे शादी कर ली। 2011 में शादी की, 2014 में डॉक्टर से अलग हुई और उसके 2 साल के बाद शादी कर ली। अब ये शादी चूँकि गुप्त थी, इसलिए खबर भी नहीं थी, यहाँ तक कि मनीष को भी नहीं पता था, जो उसका पति था, कि वो उसका दूसरा पति है। लेकिन शादी के बाद भी राखी ने डॉक्टर का पीछा नहीं छोड़ा, वो उसे ब्लैकमेल करने लगी और उसने कहा कि हमारे पास शादी के सबूत हैं। और हालांकि उसने खुद भी शादी कर ली, लेकिन उसने कहा कि हमें पैसे चाहिए, और ये डॉक्टर ने कुछ उसकी मांगें पूरी की, लेकिन धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। डॉक्टर को लगा कि ये अब मामला बहुत आगे तक जाएगा, ये हमेशा ब्लैकमेल करेगी। तो डॉक्टर ने कई बार राखी को मारने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार उसने अपने हॉस्पिटल के 2 मुलाजिम को, जो बड़ा भरोसे का था, ये कहा कि हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे, तुम हमारे लिए एक काम कर दो। वो दोनों तैयार हो गए। उसके बाद डॉक्टर को ये पता था कि राखी इस वक्त पोखरा गई हुई है। डॉक्टर ने फ़ोन किया और ये झूठ बोला कि मैं भी नेपाल में हूँ। राखी ने कहा अगर हो तो मिलो, पर उसने कहा तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। तब राखी ने मनीष से कहा कि तुम वापस लौट जाओ, मैं थोड़े दिन यहाँ और रुकूंगी और उसके बाद आ जाऊँगी। मनीष 3 को जाता है, 4 तारीख को डॉक्टर राखी से मिलता है। इसके बाद वो राखी के साथ रहता है। फिर एक रोज़ घुमाने के बहाने राखी को पोखरा में ले जाता है, पहाड़ियों पर, और पहाड़ी पर ले जाने के बाद राखी को पहाड़ से धक्का दे देता है और उसमें उसकी ये 2 मुलाजिम मदद करते हैं। और धक्का देने के बाद डॉक्टर वापस आता है, फिर रुकता है और अगले दिन हिंदुस्तान लौट आता है। उसके 3 दिन के बाद डॉक्टर के बयान के आधार पर 6 जून को उसने राखी को धक्का मारा था पहाड़ी पे, और 8 जून को पोखरा पुलिस को राखी की लाश मिली 48 घंटे बाद। पुलिस ने अपने हिसाब से तफ्तीश की, नहीं मिली, अंतिम संस्कार कर दिया, फोटो रख लिया, जिसकी वजह से बाद में ये केस खुला। तब जाकर ये पूरा केस खुला। पुलिस ने डॉक्टर और उनके दोनों सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। मामला अभी लोअर कोर्ट में है। और उधर जो दूसरा पति है, उसे ये सारी कहानी पता ही नहीं थी। उसे ये भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी जो है वो पहले एक शादी कर चुकी थी, और जिसे खामखा उसके घर वालों ने शक के घेरे में लिया, पुलिस ने भी उठाया, और राखी का कातिल उसी को समझ रहे थे। लेकिन कातिल निकला पूर्व पति, मौजूदा पति बेकसूर निकला। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन कुछ लोगों के आज मेल भी लेकर आया हूँ। ख़त्म करूँ उससे पहले आप लोगों के कई लोगों ने कुछ फरमाइश भी की है। एक दर्शना कसाबे हैं मुंबई से, और इन्होंने कल हॉस्पिटल के रियलिटी शो की जो स्टोरी देखी थी, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। अरविंद हैं, प्रदीप कुमार हैं। प्रदीप कुमार ने भी हाल में करीब 3 महीने इनका है कि पहले से शुरू किया और अब लगातार देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रदीप कुमार सिरसा हरियाणा से हैं और इन्होंने काफ़ी तारीफ़ लिखी है। पिंकी मीना है, इन्होंने एक लड़की की मदद के लिए भेजा है, मैंने इसको आगे भेज दिया। पिंकी देखिए, जो भी हो सके इसमें ज़रूर करेंगे। एक हमारे ख़ास क्राइम तक फैमिली मेंबर केपी सिंह हरदोया, इनका नाम बल्कि कौशलेंद्र है, कौशलेंद्र हरदोया, और इन्हें नींद नहीं आती थी और इनको कई सारी प्रॉब्लम थी। शरीर में खून बनना बंद हो गया था। बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद इनकी बीमारी दूर हो गई, लेकिन इनको नींद नहीं आती थी। उन्होंने लिखा है कि जब से अब कहानी सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसी चीज़ें जब कौशलेंद्र जी सुनते हैं कि अगर छोटी सी किसी चीज़ से किसी की मदद हो जाए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं। ऊपर वाला आपको अच्छा करे और आपको कहानी की भी ज़रूरत ना पड़े, वैसे ही आपको अच्छी नींद आए, यही दुआ है मेरी। नीरज हैं, राकेश पाठक हैं, और इन्होंने भी बहुत सारी तारीफ़ कर दी है। और एक फरमाइश भी किया, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम की एक स्टोरी सुनी है। वो पाकिस्तान से एक ट्रेन में सर काट के डेड बॉडी भेजी थी। अब ये ट्रू है कि नहीं ये जानना चाहते हैं, चलिए मैं इसके बारे में पता करता हूँ और बताता हूँ आपको पक्का जल्दी। इसके अलावा पटेल अबू हैं, शेरलॉक होम्स की कहानी सुनने की बात करते हैं।
चलिए पटेल साहब जल्दी सुनाता हूँ। सक्षम कावात्रा हैं और इनका कहना है कि अरविंद ओझा, विनोद शिकारपुरी और ज़बर सिंह जी को एक दिन क्राइम तक पर लेकर आया और इनसे कुछ, चलिए आपकी बात जल्दी पूरी करता हूँ। ये भी अभी ओझा से थोड़ी देर पहले बात हो रही थी। इसके अलावा दीपक मेहरा हैं और दीपक मेहरा के अलावा विशाल भार्गव हैं। इन्होंने लिखा है 4 मिलियन होने पे पूरी फैमिली को, सभी को कम से कम 4 ट्री प्लांट लगाना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, कल संडे है, कि लगा सकूँ। रजत बरुआ हैं और इन्होंने एक मास्क के ऊपर गाइडलाइंस भेजा WHO का, और ये ख़ुद भी मास्क के लिए इन्होंने कुछ वहाँ पे WHO के साथ काम किया। तो रजत बरुआ साहब, मैं इसको पूरा पढ़ के और एक दिन शेयर भी करूँगा पूरी टीम के साथ। इसके अलावा स्टार्क इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने भी 4 मिलियन पे शुभकामनाएँ और दुआएँ दी हैं। आप लोग इसके हकदार हैं। श्याम संखरवा हैं और अक्षरधाम अटैक की कहानी सुनना चाहते हैं। शायद पता नहीं, अभी तक मैंने सुना ही नहीं, अगर नहीं सुना है तो जल्दी सुनाता हूँ। सुदीप चक्रवर्ती हैं, प्रीत सिंह हैं, इसके अलावा नागिन सिंह हैं, मनीषा बवराना हैं, रवि कुमार गुप्ता हैं। IS गौतम की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। इसके अलावा स्टोरी सुनाते हैं, उनके लाइव रियल टाइम क्या है, कौन से चैनल ये आता है। ये आशा बेन हैं, इन्होंने पूछा क्राइम तक में जो कहानी सुनाता हूँ लाइव रियल टाइम, जो रात 9 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, ये मैं रात 9 बजे कहानी जाती है तो आप, और क्राइम तक पे ही आती है तो आप 9 बजे रात, बाकी आप कभी भी सुन सकते हैं अपने टाइम के सुविधा अनुसार। त्रिदेव कांत त्रिपाठी हैं, त्रिदेव कांत त्रिपाठी, और माइनिंग इंजीनियर हैं। इन्होंने भी कुछ कहानी की बात की है, ज़रूर पूरी करते हैं। मनीष गुप्ता हैं, नीरज हैं, अमीश पांड्या हैं, इसके अलावा संदीप गुप्ता, आमिर हुसैन शेख नांगेली की स्टोरी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा निज़ाम, सुदीप्ता रॉय, मनोज ठाकुर, निक जूनियर, सर्वेश कुमार सिंह, संजय मनेरिया, भूपेंद्र चौधरी, हिमांशु, दीपक देसवाल, बाबूजी, डी पॉइंट ऑफ, सुरेश बगाली, आदित्य उपाध्याय, सुलेमान परपमनी, पिंकी सिंह, सुनील लाखा, राज सैनी, फयाज़ अहमद, विशाल भार्गव, सुजीत चटर्जी, यशवंत राठौर, संदीप मिश्रा, अवधेश कुमार सक्सेना, फजल कबीर, दुष्यंत गौरव, प्रिंस पांडे, नीरज कश्यप, अजीत कुमार, कृष्ण कुंदन, गोविंद एमजे, रवि कुमार गुप्ता, शुभोजीत डे, सनी शर्मा, प्रहलाद नाथ, इबले हसन, भूपेंद्र, आरती चौहान, बंटू गुप्ता, यासिर, राकेश गिरी, राजेश इंगले, मोहम्मद अबू बकर, राहुल हरीश। तो बहुत सारे आप लोगों ने कुछ कहानियों की लिस्ट भी दी है, तो आपको ज़रूर बारी बारी से सुनाएंगे। तो आज इतना ही, कल संडे है, संडे एंजॉय कीजिए और दुआ कीजिए कि हम लोग भी संडे में कुछ ऐसा ना हो, सब कुछ कूल रहे, शांति रहे, तो संडे आराम से घर पे बीते। मंडे आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे, लेकिन फिर एक से बार वही आपसे बात कि कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ख्याल रखिएगा अपना भी, अपनों का भी, ज़रूरत ना हो बाहर मत निकलिएगा। कुछ दिनों की बात है, फिर इंशाल्लाह एक दिन सब कुछ ठीक होगा, वापस हम लोग जैसे ज़िंदगी जीते थे वैसे ही जिएंगे, यही मेरी दुआ भी है। तो अब मंडे रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।